लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे 21 क्वेश्चन फ्रॉम यूपी टीजीटी कॉमर्स 2021 पेपर का। आज हमारा पार्ट 2 है जिससे हम 22 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट 21 में से तो किसी को कोई डाउट नहीं है? लास्ट 21 ऑल क्लियर है सबको? ओके। See, question number 22. Summary and presentation of data in tabular form with several non-overlapping classes is referred as. Non-overlapping मतलब एक से एक अगर पर्टिकुलर ग्रुप में कोई चीज आ गई तो फिर दोबारा उस ग्रुप में वो नहीं आएगी। अगर इस तरह का आप टेबुलेटेड फॉर्म बनाते हो, आपको बोल रहा है समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म किस में होती है? टेबुलर फॉर्म फॉर्म्ड होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। बाकी अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल आपका, अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं या ऑर्डिनल की बात करते हैं, ऑर्डिनल में नंबर में चीज़ों को हम राइट करते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप नहीं है, इन वर्ड्स का आप एक जनरली मीनिंग कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है हैपनिंग के बेस पे अरेंजमेंट करना, ठीक है। और नॉर्मल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी यूनिकनेस होती है, कुछ एक क्राइटेरिया होता है, उसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड होता है। लेकिन अगर आपसे समरी एंड प्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्म की बात करें तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? वी ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑर्डिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डेटा को अरेंज करने का तरीका, जिसमें कि आप क्या करते हो, नंबर के बेस पे चीजों को अरेंज करते हो, क्वांटिफाई करके अरेंज करते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट रिलाइज फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट इज ट्रांसफर टू। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है यानी कि फर्म खत्म हो रही है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो अनरिकॉर्डेड एसेट को कहाँ ले जाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन के भी कहाँ लिखते हैं? देखिए, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारी की सारी एसेट ट्रांसफर करते हैं एक्सेप्ट फ्यू। इसी तरह से सारी की सारी जो लायबिलिटी होती हैं, कुछ को छोड़ के वो भी ट्रांसफर होती हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट करनी होती है, तो वो कहाँ आती है? डेबिट साइड में, अनरिकॉर्डेड। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसकी वैल्यू रियलाइज होती है या वो वैल्यू मिलती है या किसी पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो साइड भी पता होनी चाहिए, बट हमसे सिंपल पूछा है, उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, ट्रांसफर कहाँ करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ग्रोस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट इज। ग्रोस वैल्यू, देखिए ग्रोस वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जिसपे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि जो ग्रोस वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ग्रोस वैल्यू को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को परचेज किया है वो क्या है? उसकी ग्रोस वैल्यू। कॉस्ट में से जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो इसे क्या हम बोलते हैं? नेट बुक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट में उस पर्टिकुलर एसेट की क्या वैल्यू है आज की डेट में, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आप उसे बेचने जाएंगे और बेचने के बाद आपको अगर सोल्ड आउट करनी है, और सोल्ड आउट करने के बाद इन हैंड अब उसे बेच के आपको क्या गेट होगा? वो है रियलाइजेबल वैल्यू। तो सब कुछ हमें डिफरेंस रखना है। ग्रोस बुक वैल्यू मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस चीज पे आपने एसेट को खरीदा था। नेट वैल्यू का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जैसे कि आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब उस एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है एट प्रेजेंट, और रियलाइजेबल अगर उसे सोल्ड करोगे तो आपको क्या गेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एज पर द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन
जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है उसका मेन कोज क्या है? उसका मेन कोज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे बड़ा कोज इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, माइनिंग, सभी कारण है। लेकिन आपसे मोस्ट डोमिनेटिंग पूछा है तो मोस्ट डोमिनेटिंग कौन है यहाँ पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक वेस्ट नहीं निकलता है, मल्टीपल ऐसी वेस्ट निकलती हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाता है पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the law of demand states that if other things remain same। law of demand क्या कहता है? law of demand कहता है according to law of demand if other things being equal or constant। law of demand कहता है if other things, इसको सेट पेन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, you can try to understand the things, it is not possible for me to write everything। सेट पेन में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें आज कुछ राइट करने में दिक्कत कर रहा है। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देन प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। अदर थिंग्स बीइंग का मतलब क्या होता है? अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स टू टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टी एंड कॉफी, पेन एंड पेंसिल, पेप्सोडेंट और कोलगेट, कोको कोला एंड पेप्सी। ये कैसे हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यूज टुगेदर किए जाते हैं टू फुलफिल अ पर्टिकुलर डिजायर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज टुगेदर टू फुलफिल अ पर्टिकुलर डिजायर। जैसे कि आपको अगर ड्राइव करनी है तो आपको कार भी चाहिए और आपको पेट्रोल भी चाहिए। अगर आपको राइट करना है तो आपको कवर भी चाहिए और इंक भी चाहिए। खाली इंक है तो उससे भी राइट नहीं कर सकते, और कलम आपके पास है तो भी आप उसमें राइट नहीं कर सकते। आपको टी बनानी है, ग्रीन टी बनानी है, ब्लैक टी बनानी है, या फिर आपको मिल्क टी बनानी है, एक पर्टिकुलर डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपको एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सारे कंबाइंड प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। बिसाइड दिस बहुत सारी और भी डिटरमिनेंट्स हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, फैशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बिसाइड दिस सीजनल वेरिएशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सब कुछ कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट और फिक्स का मतलब क्या है? प्राइस को छोड़कर बाकी भी जितने भी डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड है वो सब क्या है? फिक्स है। तो प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशन, या फिर हम इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अगर अदर थिंग्स बीइंग सेम, अदर थिंग्स कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अदर थिंग्स कौन है? अदर थिंग्स मीन्स प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, फैशन, सीजनल वेरिएशन, जितने भी फैक्टर इंपैक्ट करते हैं प्राइस को छोड़ के सबको हम कहते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्या होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक अभी मैंने वर्ड यूज किया था रिलेटेड गुड्स में कि रिलेटेड गुड्स दो तरह के, इनका रिलेशन भी याद रखना है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक क्या होता है? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
सी सब्स्टिट्यूट गुड्स की सिचुएशन में जो रिलेशन होता है वो होता है पॉजिटिव और डायरेक्ट। यानी कि अगर आप सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। यानी कि अगर मैं कोक के प्राइस की बात करती हूँ तो कोक के प्राइस को किससे रिलेट करूंगी, पेप्सी की डिमांड से। और इसमें अगर कोक का प्राइस इंक्रीज होता है तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कोक का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एयरटेल, वोडाफोन, किसी का एग्जांपल ले लीजिए, जियो, वोडाफोन, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर एक ही कंपनी से प्राइस फ्लक्चुएट करती है तो दूसरे की डिमांड पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करें, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोवाइड करें, कॉम्पिटिटिव गुड्स प्रोवाइड करें। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन है तो इट मे बी पॉसिबल दूसरी बार बदल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की सिचुएशन में इनवर्स रिलेशन होता है और नेगेटिव रिलेशन होता है। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया भी है, स्टिल मैं रिवाइज करा रही हूँ। इन दिस सिचुएशन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। सपोज मैंने बात की कार और पेट्रोल की, अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। एक का प्राइस डिक्रीज होगा तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। यानी कि ऐसी चीजें जहां पे सेम डायरेक्शन में फ्लो चलता है दो वेरिएबल में, वहां पे पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जहां पे अपोजिट डायरेक्शन में एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, पहला वाला कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, वहां पे हमेशा क्या रहता है, इनवर्स रिलेशन। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए आपको इनकम इफेक्ट के बारे में भी बताया था, क्वेश्चन आया है तो मैं एक बार आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट भी रिकॉल करा देती हूँ। इनकम इफेक्ट में आपको क्या बताया था मैंने कि भाई इनकम के बेस पे जो गुड्स है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं इनकम के बेस पे। यानी कि इनकम इफेक्ट के बेस पे गुड्स को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉर्मल और जनरल गुड्स और दूसरा क्या होता है, इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल और जनरल गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि जिन गुड्स को आप इनकम इंक्रीज होने पे जिसकी डिमांड बढ़ाना चाहोगे वो नॉर्मल गुड्स है, जिनकी डिमांड आप कम करना चाहोगे वो क्या है, इनकम कम डिमांड कम, इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, उनको कहेंगे नॉर्मल, यानी कि पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि प्राइस प्राइस नहीं, इसमें इनकम और क्वांटिटी करें, इनकम अगर इंक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। इनकम अगर डिक्रीज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल गुड्स हो या इंफीरियर गुड्स हो, दोनों का जो प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। चाहे नॉर्मल गुड्स हो चाहे इंफीरियर गुड्स हो, उसका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स की एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स की सिचुएशन में जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, लेकिन प्राइस इफेक्ट इसका क्या होता है, इसका प्राइस इफेक्ट होता है पॉजिटिव। यानी कि प्राइस बढ़ने के बाद भी इन गुड्स को हम खरीदते हैं। ये ऐसे गुड्स हैं जो किसी नीड को सेटिस्फाई करने का लास्ट ऑप्शन है, और अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उसको खरीदना पड़ेगा चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि इसके ये लोवेस्ट अल्टरनेटिव है, इसके अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। बताइए क्लियर है कि नहीं। तो आप भी जब पेपर करते हो तो इस तरह से रिलेटेड कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन सबको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। ऑल क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें से, क्योंकि इससे पेपर से आपके प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज होंगे, प्लस कुछ छूट गया तो वो भी हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एड का कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, पेड एक्टिविटी है, सही बात है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होते हैं, विजुअल भी है, ओरल भी है, पर्सनल इसमें इफेक्ट नहीं होता। मास पॉपुलेशन को जरूर टारगेट करते हैं लेकिन इसमें पर्सनल इफेक्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि क्या कहती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये किसके बेस पे है,
बेस पे फॉर्म्ड होती है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी इस ड्यूल एस्पेक्ट पे ही फॉर्म की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए कंपनी हैज स्पेंड ₹20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज। कंपनी ने अपनी बिल्डिंग की पेंटिंग के ऊपर 20,000 एक्सपेंडिचर किया है, इसको क्या ट्रीट करेंगे? एनीबडी अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ये मैं पढ़ते हुए बहुत फोकस किया था मैंने इस बात पे जब पढ़ाया था ये चैप्टर बेसिक्स। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, मैंने आपको बोला था पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो कंपनी के लिए बहुत बड़ी, कैपिटल तो होगा ही नहीं होगा, कैपिटल किसी भी हाल में नहीं होगा, कंफ्यूजन होता है रेवेन्यू और डेफर्ड में, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आप हाउस होल्ड की बात करेंगे तो पेंटिंग आपके लिए डेफर्ड हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट को फोकस करते हुए पेंटिंग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस पर इतनी ह्यूज अमाउंट कंपनी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं होते कि इसको डेफर्ड की तरह ट्रीट किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद आया, मैंने फोकस भी किया था इस बात के ऊपर जब आपको पढ़ाया गया था। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, हाँ जी बेटा, वर्किंग कंडीशन में अगर ये पेंटिंग जो है न्यू बिल्डिंग पे होती, अगर वर्ड लिखा होता न्यू बिल्डिंग, तो न्यू बिल्डिंग वर्ड लिखा होता तो आप उसे कैपिटल ट्रीट करते, यानी कि आपने न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उसके ऊपर व्हाइट वॉश या कुछ भी कराया है, फर्नीचर का काम कराया है, कुछ भी नई बिल्डिंग में कराया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में या कुछ भी मेंशन नहीं है, उसके साथ स्पेसिफाइकली मेंशन नहीं है कि ये न्यू बिल्डिंग है या नहीं है, तो हम ओल्ड ही मान के चलेंगे, और ओल्ड बिल्डिंग पे ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरह ट्रीट होता है और इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्लानिंग, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग। देखिए प्राइमरी सबसे पहले जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है? प्लानिंग करती है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको बताया था, मिनिमम रेंट को डेड रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सारे के सारे नाम किसी के मिनिमम रेंट के ही हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड। आपको सब्सिडी बुक में बताया था परचेज बुक का काम क्या है? ऑल क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करना। सेल्स बुक का क्या काम है? ऑल क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना। और जो परचेज हुई है, परचेज रिटर्न बुक का काम क्या है? अगर कोई रिटर्न होती है तो परचेज रिटर्न बुक में उसको मेंशन किया जाता है, और सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न को मेंशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। एनीबडी टेल मी व्हाट इज डेबिट नोट? बड़ा फोकस कर करके मैंने आपको बताया था। डेबिट नोट क्या होता है? जब परचेजर यानी कि जो बायर है, बायर जब गुड्स को रिटर्न करता है, यानी कि बायर जब परचेज रिटर्न करता है, बायर परचेज रिटर्न करते समय जिससे उसने परचेज किया उसको क्या देता है? डेबिट नोट। और जो सेलर है, सेलर क्या इशू करता है? उस डेबिट नोट को लेके वो क्या इशू कर देता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये इंडिकेट करता है कि भाई जो परचेज रिटर्न थी वो एक्सेप्ट हो गई, सामने वाली पार्टी के लिए वो परचेज रिटर्न है और कंपनी के लिए क्या है? वो सेल्स रिटर्न। तो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करे वो देख लेना अकॉर्डिंगली, बट ये ध्यान रखना कि जो बायर है, चाहे वो कंपनी है ये सामने वाली पार्टी है, जो भी बायर है सिचुएशनली, बायर जब वापसी करेगा गुड्स को तो वो डेबिट नोट देता है, और सेलर एक्सेप्टेंस देते हुए क्या देता है? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ये इंडिकेट करता है कि उसकी जो रिटर्न है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिटेड और उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको क्या रखना है? याद रखना है।
डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एक तरीका है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, पास्ट डेटा, फ्यूचर प्रेडिक्शन, सब चीजों को ध्यान रखते हैं, देन वी विल टेक द प्रॉपर डिसीजन और रैशनल डिसीजन. दैट्स व्हाई वी कैन स्टेट दैट डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस. तो कुछ चीजें ऐसी होती है अंडरस्टैंडिंग बेस पे, आप देख रहे होगे सारी चीजें क्रैमिंग बेस पे नहीं चलती, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही आप आंसर कर पाओगे. रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मीन्स एनपीओ. जो एनपीओ है वो किस में रिकॉर्ड करता है? कैश ट्रांजैक्शन को. कैश ट्रांजैक्शन चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो, एनपीओ में किस में रिकॉर्ड होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर से रिलेटेड इनकम आते हैं और उनको मैचअप करके सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन की, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें बनता नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एनपीओ में बनता नहीं है, वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर क्या बनाते हैं? अपनी बैलेंस शीट. और सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट की जगह पे क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि पूरा का पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का ही फॉलो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 36, अनअर्न्ड इनकम इज कंसिडर्ड एज. अनअर्न्ड इनकम मीन्स इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि कोई काम आपको फ्यूचर में करना, उसके लिए आपको पहले से ही पेमेंट मिल गई है, तो वो पेमेंट आपके लिए क्या है? जब तक आप वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे तब तक वो क्या रहेगी आपके लिए? लायबिलिटी. यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देखिए दो चीजें होती है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो हो भी सकता है, कुछ कंपनियां बनाती भी नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सारी कंपनियां बनाती हैं मैक्सिमम. उसमें कंपनी का नेम, उसका हेड ऑफिस, उसके मेंबर्स का नेम, सारी चीजें होती है, कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कहते हैं? चार्टर ऑफ द कंपनी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें कंपनी से रिलेटेड सारा डेटा मेंशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी. एक कंपनी के लिए इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? इक्विटी, आपको सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने पढ़ाए हुए हैं, इवन जीडीआर एडीआर भी पढ़ाए हुए हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है. फिक्स एसेट इज नॉट द सोर्स ऑफ फाइनेंस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39, in which type of organization the rules, duties and responsibilities are given in writing. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ड्यूटीज, रूल, रेगुलेशन वर्बल नहीं होते, रिटर्न होते हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल में कोई रूल रेगुलेशन वर्बली भी बताए जा सकते हैं, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चाहे रूल हो, चाहे ड्यूटीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जब आपको अपॉइंट किया जाता है तो सारी चीजें रिटर्न में आपको बताई जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे आपके साइन भी कराई जाती है. नाउ वाउचर रेफर टू. वाउचर क्या होते हैं? वाउचर क्या है? सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे जर्नल में क्या की जाती है? सारी एंट्री राइट की जाती है. यानी कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो सपोर्टिंग पर्टिकुलर यू कैन से पर्टिकुलर एविडेंस जिसके बेस पे जर्नलाइज की जाती है एंट्री, उसको कहते हैं वाउचर. तो कैश रिसिप्ट कैश ट्रांजैक्शंस के लिए दी जाती है, तो ये एक वाउचर है. इनवॉइस, बिल होते हैं, वो एक वाउचर है. काउंटर फॉलिस एक टाइप का वाउचर ही होता है. तो यहाँ पे पूछा है कौन से वाउचर हैं. अगर हम वाउचर की बात करें तो बहुत सारे वाउचर्स होते हैं. वाउचर्स आपके पे इन स्लिप है, कैश मेमो है, बिल रिसिप्ट है, इनवॉइसेस है, डेबिट क्रेडिट नोट है, कैश रिसिप्ट है. ये सब क्या है? ये सब वाउचर ही होते हैं. डेबिट क्रेडिट नोट को भी आप क्या कहते हैं? वाउचर ही कहते हैं. तो यहाँ से आपसे पूछा है कौन कौन से वाउचर है, तो सारे ही वाउचर हैं. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. यस बेटा. हाँ जी, हाँ जी. देखिए स्ट्रेटेजिक क्या होता है? स्ट्रेटेजिक होता है कि आप किसी स्ट्रेटेजी के थ्रू, यानी कि
एक तो होता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म्ड होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करती हैं। इनफॉर्मल में कुछ चीज़ें रिटर्न होती हैं, कुछ वर्बल भी होती है और उसमें काम चलता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि एक स्ट्रेटेजी के थ्रू एक पर्टिकुलरली यू कैन से दैट एक प्लानिंग के थ्रू काम करती हैं। उनका मोटो ही उस प्लानिंग के थ्रू काम करना होता है, उससे जरा सा भी वो डेविएट नहीं हो सकती। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी के थ्रू, एक प्लानिंग के थ्रू काम करती है, जरा सा भी एक भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, 100% कोशिश की जाती है एज पर प्लानिंग ही चले, उनको स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड करते हो तो वो क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह सकती हूँ, आपने किसी एक पर्पस के लिए, सपोज मैंने और आपकी कंपनी ने एक डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो हमने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की कि भाई मेरे पास बेटर टेक्निक है, आपके पास रॉ मटेरियल है, दोनों कंबाइन करके इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। तो एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई कि आपके पास कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ मेरे पास चीजें अच्छी हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो उसको फॉर्म करने का या उस काम को फॉर्म करने का मोटो ही यही है, तो वो स्ट्रेटेजिक है। और यू कैन से दैट फॉर्मल और स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो उसमें स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन एक लोअर पार्ट है। इट मे बी मैनी पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जाकि सब कुछ रूल्स रेगुलेशन रिटर्न के बेस पे होता है। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ काम करती हैं, देन यू आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? लेकिन हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें पर्टिकुलरली कौन सी सिचुएशन सेट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ए ट्राई बैलेंस शोज। एक ट्राई बैलेंस शोज, एक ट्राई बैलेंस क्या शो करता है, आपको मैंने बताया था ट्राई बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस, अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। यानी कि आपको बताता है कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय आपने कोई एरर तो नहीं कर दिया, यानी कि आपने एरर ऑफ कमीशन, पार्शल ओमिशन, इस तरह के कोई एरर तो नहीं किए। क्योंकि आपको बताया था जो कंपनसेटिंग एरर होते हैं, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, उनका ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट में फर्क किसका पड़ता है, एरर ऑफ कमीशन, यानी कि आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग करती है या फिर आपने गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी है, करना था 5000 कर दिया 500। अगर पोस्टिंग में इस तरह के एरर हो गए तो वो ट्राई बैलेंस से आपको पता चल जाती है। तो ट्राई बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, ट्राई बैलेंस इंडिकेट करता है अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट। यानी कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जो इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स का है। When a consumer increases unit of X commodity by giving up some unit of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution will be calculated by। इससे पहले आपको रिकॉल करा रही हूँ, आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इनडिफरेंस कर्व दो कमोडिटी के ऐसे कॉम्बिनेशन को जो शो करता है जिसमें कि आपको दो कमोडिटी के वेरियस कॉम्बिनेशन से यू विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सपोज कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, और ये इनडिफरेंस कर्व होता है। इसमें ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है कि आप अगर एक प्रोडक्ट की यूनिट को इंक्रीज करना चाहती हैं तो दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, स्केर्स है। साथ में हमने पढ़ा था हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट ऑन विच कर्व वी विल रिमेन इट डिपेंड ऑन द बजट लाइन। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। फिर मैंने आपको बताया कि भाई एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स फॉर इंक्रीजिंग द यूनिट ऑफ वन कमोडिटी यू हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। ये क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर इंडिफरेंस कर्व की जो है स्लोप डिपेंड करती है।
MRS वो कंसेप्ट है जो कि IC कर्व की क्या डिसाइड करता है, स्लोप डिसाइड करता है। अब इसके लिए क्या फंडा है, जनरली ध्यान रखिएगा, जिसकी यूनिट को इंक्रीज किया जाता है, जिसकी यूनिट को इंक्रीज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी यूनिट को इंक्रीज किया जाता है उसको क्या रखते हैं, न्यूमरेटर में। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डेल्टा चेंज, डेल्टा डिपेंड करता है चेंज के लिए, इंडिकेट करता है, माइनस डेल्टा, अब किसको लिखना है, जिसकी यूनिट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन यूनिट, क्योंकि जनरली समझोगे ताकि क्वेश्चन में ट्विस्ट आए तो आप आसानी से कर पाओ। और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, जिसकी यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि सपोज अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करती हूँ और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप सम यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी, किसकी इंक्रीज कर रहा है, एक्स की, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, चेंज इन एक्स, और किसकी यूनिट कम हो रही है, वाई की, चेंज इन वाई। यानी कि आपसे ही पूछ रहा है, इवन टू अटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, IC कर्व की प्रॉपर्टी है ये। तो आपसे पूछा हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आंसर हो जाएगा, नेगेटिव नहीं है तो भी आप देखिए चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, तो डिनोमिनेटर में चेंज इन एक्स होगा और न्यूमरेटर में क्या होगा, चेंज इन वाई। कौन से ऑप्शन में है वो हमें ध्यान से देखना है कि भाई आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये पर्टिकुलर क्वालिटी हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी एक बात, फ्लो में मैं गलत बोल गई हूँ, जिसको डिक्रीज करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया है। न्यूमरेटर में हमें किसे लिखना है, जिसको हम क्या करते हैं, डिक्रीज, डिक्रीज इन यूनिट, जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसको लिखेंगे इंक्रीज इन यूनिट। यानी कि अगर हम बात करते हैं डिक्रीज इन यूनिट, इंक्रीज इन यूनिट, और गिवन सिचुएशन की बात करेंगे, इंक्रीज हो रही है एक्स की यूनिट और डिक्रीज हो रही है वाई की यूनिट, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक बार ये बताइए क्लियर है कि नहीं, कि अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही है उसको आप रखोगे न्यूमरेटर में, और जिसकी यूनिट इंक्रीज हो रही है उसको हम किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में। और अगर आपको याद ना रहे तो दिमाग में ये सेट कर लेना, जब हम एग्जाम्पल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 5 4 3 2, यानी कि एक्स की यूनिट डिक्रीज हो रही है और वाई की यूनिट क्या हो रही होती है, इंक्रीज। हमारे एग्जाम्पल में 1 2 3 4, तब वहां पे हम इन जनरल MRS पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई। यानी कि न्यूमरेटर में किसको रखा, जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही है, और डिनोमिनेटर में किसको रखा, जिसकी यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज। हमारे एग्जाम्पल में हमें कहा इंक्रीज हो रहा है एक्स, यानी कि एक्स किस में रहेगा, डिनोमिनेटर में, और डिक्रीज कौन हो रहा है, वाई हो रहा है, इसलिए वाई किस में रहेगा, न्यूमरेटर में। बताइए क्लियर है कि नहीं, ऑल क्लियर है सबको। अगर इसको आप प्राइस की फॉर्म में लिखोगे तो प्राइस उल्टा हो जाता है। प्राइस में अगर इस सिचुएशन में प्राइस के बेस पे रिलेशन आपको दिया होता तो माइनस PX अपॉन PY, यानी कि अगर क्वांटिटी के बेस पे दिया हुआ है तो जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही है उसे न्यूमरेटर में, और जिसकी यूनिट इंक्रीज हो रही है उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। लेकिन अगर सेम रिलेशन को आपको प्राइस के बेस पे करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसकी यूनिट इंक्रीज हो रही है उसका प्राइस न्यूमरेटर में, और जिसकी यूनिट डिक्रीज हो रही है उसका प्राइस किस में होगा, डिनोमिनेटर में। दोनों याद रखना, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा अगर एक्स है तो प्राइस में रिलेशन क्या होगा, माइनस PX अपॉन PY। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, इनवर्स रिलेशन, यानी कि एक की यूनिट इंक्रीज करने के लिए दूसरे की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। इसलिए इसके फॉर्मूले के साथ यूजुअली क्या आता है, नेगेटिव आता है। और कई बार इसको हम डेरिवेटिव के बेस पे भी शो करते हैं, तो उस सिचुएशन में होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी कि एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और वाई की मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में ज़्यादा आता है, कॉमर्स में कम आता है यूटिलिटी वाला, लेकिन ये दोनों की पॉसिबिलिटी आपकी होती है। बताइए क्लियर है कि नहीं, किसी को स्टिल कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आपके प्रीवियस लेक्चर का भी चीज़ें साथ साइड बाय साइड रिकॉल करा रही हूँ मैं, जितना उससे कनेक्टेड है साथ में एक बार रिवाइज करा दूँ, ताकि पिछली क्लासेस का भी रिवीजन हो जाए अलोंग विद द क्वेश्चन।
ऑल क्लियर है, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग? इनमें से कौन सा लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग नहीं है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डिपार्टमेंटल स्टोर लार्ज स्केल है, सुपरमार्केट लार्ज स्केल है, मल्टीपल चेन, भाई फ्रेंचाइजी लेके दुनिया भर के स्टोर बने होते हैं, या कई कंपनियां बहुत सारे स्टोर खुद ही मल्टीपल चेन बनाती है, तो वो सब लार्ज स्केल है। प्रोविजनल स्टोर कोई इंडिविजुअल बंदा एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक लोकल एरिया को टारगेट करके कर सकता है, तो ये लार्ज स्केल का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस? इसमें से जो बिजनेस का ऑफिस है उसका कौन सा फंक्शन पर्टिकुलरली नहीं है? बिजनेस ऑफिस में रिसिप्ट ऑफ लेटर होता है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, बिजनेस ऑफिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फिलिंग एंड इंडोर्सिंग, बहुत सारी चीजें हैं उनको फिल करता है, इंडोर्स करता है, दूसरों को भेजता है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग देखिए मैनेजमेंट का पार्ट है और ये हायर लेवल पे होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम देखिए चाहे ये ऑफिस में मीटिंग कंडक्ट करके करा लें, लेकिन बाय डिफॉल्ट इन जनरल फंक्शन हम इसे डिसीजन मेकिंग को नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर ऑप्शन चूज करना हो, ये तीनों के तीनों जनरल फंक्शन है जो कि ऑफिस में कंडक्ट होते ही होते हैं, बट डिसीजन मेकिंग इज नॉट द जनरल फंक्शन, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ particularly a formal structure in which the planning and decision making is done by the top level management. तो अगर यहाँ से ऑप्शन चूज करना है तो हम क्या चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आप लोग भी मेरे बताने से पहले अपने अपने ऑप्शन लिखते जाइए ताकि आपको ये भी पता रहे कि कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं, तो अपने आप को खुद ही जज करते जाइए। डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, देखिए ब्रांच दो तरह की होती है, एक होती है डिपेंडेंट, एक होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच जो होती है उसका सारा का सारा मैक्सिमम काम जो होता है हेड ऑफिस से होता है, और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? हेड ऑफिस में। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जिसको सिर्फ हेड ऑफिस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बाकी उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो अलग से मेंटेन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट, और वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग करके काम किए जाते हैं। उनको कुछ डिसीजन मेकिंग पावर भी दी जाती है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, उनको हर एक डिसीजन हेड ऑफिस से कंसल्ट करके ही लेने पड़ते हैं। तो आपसे पूछ रहा है डिपेंडेंट ब्रांच क्या सिर्फ कैश सेल करती हैं या क्रेडिट सेल करती हैं, या कैश और क्रेडिट दोनों कर सकती हैं? कोई भी नहीं। डिपेंडेंट ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों टाइप की सेल कर सकती है। फर्क डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में सिर्फ फर्क ये होता है कि डिपेंडेंट ब्रांच को सारे डिसीजन हेड ऑफिस से कंसल्ट करके लिए जाते हैं, वो सारा डेटा अपना हेड ऑफिस को फर्निश्ड कर देते हैं, और हेड ऑफिस ही उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है अपनी ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट में। इंडिपेंडेंट ब्रांच जो है उसको कुछ पावर्स होती है, कुछ स्पेशल डिसीजन के लिए उसको हेड ऑफिस की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि वो खुद से ले सकते हैं, अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग वो मेंटेन कर सकते हैं। ये इस ग्राउंड पे इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड में जो स्ट्रक्चर है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। हाँ जी बेटा, डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक कैश एंड क्रेडिट बोथ सेल्स। सी, मैंने आपको बोला कि जो मास्लो नीड हायरार्की है वो 5 पार्ट में डिवाइड करती है। सबसे पहले वो किसको रखती है? सबसे पहले वो कहती है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो नीड पूरी होनी चाहिए, जो कि हमारा क्या है? ए। दूसरा वो कहता है फिजियोलॉजिकल हो गई, अब आपको अपनी क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, आपको शेड चाहिए, भाई बारिश है, धूप है, उसके लिए आपको रोटी कपड़ा मिल गया, खाने को मिल गया, पेट भर गया, पानी मिल गया, अब आपको शेड चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के बाद ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, तो उसको सोशल नीड भी होगी, यानी कि सिक्योरिटी नीड होगी, फिर उसकी सोशल नीड होगी, उसके बाद आपको अब सोशल नीड भी हो गई, बिलोंगिंगनेस हो गई, आपको रेपुटेशन चाहिए, आपको अच्छी पोस्ट चाहिए, इट मीन्स आपकी कैसी नीड है? एस्टीम्ड नीड। और उसके बाद आपने सब कुछ पा लिया, अब आप सिर्फ गुडविल और रेपुटेशन के लिए काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप क्या हैं?
आप पोजीशन पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो इस 5th स्टेज पे अपनी लाइफ में पहुंच पाते हैं। वो लोग हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिनके लिए सब कुछ उन्होंने मेहनत करके पा लिया, सारी नीड पूरी कर ली, फिर बाकी चीजें क्या हो जाती है, इममेटीरियल हो जाती है। वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ए है, ए के बाद सिक्योरिटी यानी कि बी है, पहले ए है फिर बी है, थर्ड नंबर पे सोशल यानी कि डी है, फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाती है एस्टीम नीड यानी कि सी है, और 5th नंबर पे यानी कि सबसे टॉप नीड जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि सिचुएशन में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? ये तो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, किसी ना किसी फॉर्म में एक क्वेश्चन हमेशा दे ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट की सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करने को हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिस्टमेटिक अगर एग्जामिनेशन कर रहे हो आप बुक्स ऑफ अकाउंट की, उसे कहते हैं ऑडिटिंग। अगर आप जर्नल में जो एंट्री आपने की है, जर्नल में जो एंट्री आपने की है, उन एंट्री की ऑथेंटिसिटी चेक करें, जेन्युइननेस चेक करें, उसे बोलते हैं वाउचिंग। और वेरिफिकेशन क्या है, जो आपने बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लिखी हैं, वो एसेट एंड लायबिलिटी एक्चुअल में है या नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने को कहते हैं वेरिफिकेशन। यानी कि एसेट के आप ओनर है या नहीं, आपकी कंपनी वो पर्टिकुलर एसेट है या नहीं, अगर ये सारी चीजें आप ऑडिटिंग में चेक कर रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। और चेकिंग क्या होती है, जस्ट लाइक सैंपल, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो कई बार अगर हमें शॉर्ट टाइम पीरियड में ऑडिटिंग प्रोसेस करनी होती है, तो कुछ ट्रांजेक्शन को रैंडमली पिक करके टेस्ट ऑडिटिंग की जाती है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चेकिंग और चेकिंग। हाँ जी, एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग? नहीं नहीं नहीं, उसका अगर आप बाइफिकेशन करके पढ़ते हैं तो वेरिफिकेशन का मेन मोटो है कि जो आपने अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाई है एक्चुअल में है या आपने ऐसी मैनिपुलेट करके दिखाई हुई है, जो आपने एसेट दिखाई है उस एसेट के आप ओनर है या नहीं, वो एसेट एक्चुअल में कंपनी में अवेलेबल है या नहीं, वो सारी चीजें ऑथेंटिसिटी उनकी चेक करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, वो होता है वेरिफिकेशन। उसका सिर्फ बैलेंस शीट में जो आइटम होते हैं उनसे स्कोप लिमिटेड है। और वाउचिंग में जो जर्नल में जितनी भी सारी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की हैं उनसे रिलेटेड है। और अगर हम लार्ज स्केल कंपनी की बात करें तो जितनी भी ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक में लिखी है, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, उन सारी बुक्स में जो आपने ट्रांजैक्शन लिखी है उनकी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस चेक करना वाउचिंग है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। मैंने इसलिए आपको टेक्निकल लैंग्वेज ना बोल के ऐसी चीज बोली है कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज भी ट्विस्टेड कर दे, तो यू कैन इजिली वेरीफाई कि भाई वाउचिंग मतलब जर्नल की ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस चेक करना, और वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी है उनकी वेरिफिकेशन करना, उनकी ऑथेंटिसिटी देखना, उनकी जेन्युइननेस देखना। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासिफाइड देम इनटू लेजर। अब देखिए, आपको मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में बताया था कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और ट्राई बैलेंस बनाने तक का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो अकाउंटिंग होती है। यानी कि बुक कीपिंग जब खत्म होती है तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, या इनिशियल से लेके एंड तक, यानी कि रिकॉर्डिंग से लेके और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, यहाँ तक का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। और अगर आपको कुछ भी इस तरह से फॉर्मेशन दे जहाँ पे कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए, उनको एनालाइज नहीं किया, रिजल्ट को इंटरप्रिटेट नहीं किया, और आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में से चूज करना पड़े, तो यू शुड गो फॉर बुक कीपिंग। क्लियर है ये बात? तो कई बार क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज कर करके आता है, बट आपको ध्यान रखना है जर्नल में एंट्री करना, लेजर बनाना और ट्राई बैलेंस बनाने तक का जो काम है वो बुक कीपिंग है। और अगर सारा पूरा दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट बनाना और इंटरप्रिटेशन करना, तो वो क्या है, अकाउंटिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ड्राइंग्स अकाउंट इज, ड्राइंग्स अकाउंट कैसा अकाउंट है,
ड्राइंग्स अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का भी ध्यान रखना है, कई बार हो सकता है मुश्किल कर दें तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के टाइप लिख दें, नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो ड्राइंग्स क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर ऑफ द बिजनेस को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है? डेबिट होता है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ये चीज ध्यान रखना। आपको याद हो तो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल मेंशन करते थे, और इसकी क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ होती थी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आता है एप्रोप्रिएशन में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ क्रॉस शिफ्ट हो जाता है? क्रेडिट। आपसे पूछा हुआ है क्रेडिटेड टू। कई बच्चे पढ़ते नहीं है, बस ये देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, लेकिन ये भी देखिए क्वेश्चन में पूछा है कहाँ क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसे सिल्ली एरर हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में रिपेंट करना पड़ता है कि काश हमने ध्यान से पढ़ लिया होता। क्वेश्चन नंबर 51, ए रिसिप्ट इशू बाय commodity officer of the ship with the cargo is located on the ship is। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जो कार्गो है यानी कि जिसमें गुड्स रखे गए वो शिप पे लोड हो जाता है, तो जो कमांडिंग ऑफिसर है वो क्या इशू करता है? जो कमांडिंग ऑफिसर है वो क्या इशू करता है? मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट ये इंडिकेटर होता है कि भाई आपके गुड्स जो है रिसीव हो गए हैं कार्गो पे, ना उसमें नेम लिखा होता है, कौन से वेसल में आपके गुड्स है, क्या बर्थ है, किस दिन शिफ्ट हुए, किस दिन डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, पैकेज में क्या है, क्या नंबर है, कंडीशन क्या है कार्गो की, किस पोजीशन में वो रखा गया है, वो सारी की सारी चीजें किस में होती है? मेट रिसिप्ट में। और मेट रिसिप्ट कौन करता है? शिप का कमांडिंग ऑफिसर, जो भी मेन डिसीजन मेकर होता है वहाँ पे, उसके वो ये मेट रिसिप्ट आपको इश्यू करते हैं। बाकी को भी देख लेते हैं। एज पर क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन सी। शिपिंग रिसिप्ट क्या होता है? शिपिंग रिसिप्ट, इसके बहुत सारे नाम है। शिपिंग रिसिप्ट, शिपिंग इनवॉइस, शिपिंग इनवॉइस भी इसी का नाम है। इसको बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग। इसका मतलब क्या होता है? ये आपको बताता है टाइप्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड, किस टाइप के गुड्स ट्रांसपोर्ट होने जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी है गुड्स की, गुड्स जो है उनकी टोटल कॉस्ट क्या है, उनकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ उन्हें पहुंचाना है, ये सारी चीजें किसमें पता होती हैं? शिपिंग रिसिप्ट, शिपिंग इनवॉइस या बिल ऑफ लेडिंग में। यानी कि मेट रिसिप्ट में जब ये शिप पे रख दिए जाते हैं, लोड कर दिए जाते हैं, जब कमांडिंग ऑफिसर इशू करता है, लेकिन जब आप अपना स्पेस बुक करते हो शिप में तो आपको बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग इनवॉइस मिलता है बुकिंग करते समय। उसमें आप बताते हो कि किस टाइप के गुड्स हैं, क्या क्वांटिटी है, कितनी कॉस्ट है, किस फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएगा, और इसको कौन इशू करता है? इसको करता है फ्रेट फॉरवर्ड, यानी कि जिसको आप किराया देते हो शिपिंग के लिए। जब आप शिपिंग में अपना स्पेस बुक करते हो तो जिसके थ्रू आप स्पेस बुक करते हो, जिसको आप फ्रेट देते हो, तो उस फ्रेट फॉरवर्ड द्वारा आपको एक शिपिंग बिल प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेस पे आप फर्दर जाके अपने जो गुड्स है उनको शिप में क्या कराते हो? बाद में लोड कराते हो, और लोड कराने के बाद आपको क्या मिल जाती है? मेट रिसिप्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये कार्गो रिसिप्ट क्या है? कार्गो रिसिप्ट क्या है? कार्गो रिसिप्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या आपको ऑन पेपर एक रिसिप्ट मिलती है जो कि जो कैरियर है वो पहुंचाता है। यानी कि एक तो हुआ आपने शिप में स्पेस बुक करा दिया तो आपको मिल गया शिपिंग रिसिप्ट, शिपिंग इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग। फिर आप जो पोर्ट है, पोर्ट पे गुड्स लेके आ गए तो आपको मिल गया कार्गो रिसिप्ट। आपने यानी कि आपने बुक करा दिया स्पेस, उसके बाद आप वहां पहुंच गए, आपको कार्गो रिसिप्ट मिल गया, और जैसे ही आपने शिप पे लोड करा दिया तो आपको क्या मिल गई? मेट रिसिप्ट।
क्लियर है। और ये चार्टर रिसिप्ट कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है, चार्टर बहुत तरह के होते हैं, चार्टर ऑफ फॉरवर्डिंग रिसिप्ट, चार्टर ऑफ कार्गो रिसिप्ट, तो अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं। ये खाली चार्टर रिसिप्ट इज नथिंग। तो ये 3 पार्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जब आपने स्पेस बुक कराया तो शिपिंग रिसिप्ट, शिपिंग इनवॉइस या बिल ऑफ लेडिंग मिला। आप शिप के पोर्ट पे आप गुड्स को ले गए तो आपको कार्गो रिसिप्ट मिला। आपने बुक कराया कि कौन से वेसल में जाएगा, वो सारी चीजें, वेसल वगैरह, मान लो आपका सेंसिटिव गुड्स है तो वेसल में पैक होके जाएगा, वो आपने बुक कराया, उसकी रिसिप्ट मिल गई आपको। उसके बाद आपने शिप पे अपने गुड्स को लोड करा दिया, उसके बाद लोडिंग के बाद जो कमांडिंग ऑफिसर आपको रिसिप्ट देता है उसको बोलते हैं मेट रिसिप्ट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया हो ये अच्छे से। तो इस सीक्वेंस में याद करोगे तो थोड़ा सा समझने में आपको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में अथॉरिटी, और ये मैंने बात अभी पीछे बताई थी, आप लोग बताएंगे ऑथेंटिसिटी ट्रांजैक्शन की। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है जो प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, यानी कि जनरल है। जनरल में जो एंट्री लिखी गई है उसकी वेरिफिकेशन, एक तरह से इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी ऑथोरिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करना क्या कहलाता है। अभी पीछे मैंने बताया था क्या कहेंगे उसे, वाउचिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरिफिकेशन आपको बता दिया क्या होता है, वाउचिंग बता दिया। इंटरनल ऑडिट, कभी कंपनी को डाउट होता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है या कुछ है, तो वो पूरे साल भर का इंतजार नहीं करता, छोटे छोटे टाइम पीरियड में कुछ ऑडिटिंग प्रोसेस कराता रहता है, उसे बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। और इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब एक्सटर्नल अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को डाउट होता है कंपनी के अफेयर्स पे, तो फिर वो कंपनी की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑथेंटिकेट कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंडक्ट कराती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, देन आई विल मूव फॉर द 53 क्वेश्चन। क्लियर है 52? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज। सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, अनकॉल्ड। कई बार कंपनी क्या करती है, मान लो कस्टमर ने शेयर होल्डर ने 100 रुपीज पर शेयर का शेयर खरीदा है और कंपनी ने सिर्फ कॉल्ड अप किया है 20 रुपीज क्या है अनकॉल्ड। कई बार कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन करके इस अनकॉल्ड कैपिटल को रिजर्व करके रखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। यानी कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन करके एक रेजोल्यूशन पास करती है अपनी मीटिंग में और ये डिसाइड करती है कि शेयर कैपिटल का एक पर्टिकुलर पोर्शन वाइंड अप करने के टाइम पे ही मांगा जाएगा, तो उस कैपिटल को अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, स्टेट्स का क्वेश्चन है। द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। आइटम का वेरिएशन यानी कि अगर आपको वो कि डेविएशन फ्रॉम सेंटर वैल्यू, जैसे आपने डिस्पर्जन में देखा था, उसमें हम रेंज निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, उसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की सेंटर वैल्यू का हम यूज करते हैं। तो यानी कि सेंटर वैल्यू से क्या वेरिएशन है, क्या डेविएशन है, वो चेक करने के लिए जो मेजरमेंट कैलकुलेट की जाती है उसे बोलते हैं डिस्पर्जन। स्क्यूनेस किसके लिए निकालते हैं, कोई भी डेटा सिमेट्री है या फिर अनसिमेट्री है, अगर ये चेक करना है, सिमेट्री या अनसिमेट्री चेक करना है तो क्या यूज किया जाता है, स्क्यूनेस। कुर्टोसिस किस लिए यूज किया जाता है कि जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम जो है हाई टेल है या लो टेल है, हाई टेल डायग्राम है या लो टेल कर्व है, ये चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कुर्टोसिस। इनको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हो। और कोरिलेशन क्या किस लिए चेक किया जाता है, कोरिलेशन का मतलब होता है वेरिएबल में किस तरह का, टू वेरिएबल में किस तरह का एसोसिएशन है। टू वेरिएबल में एसोसिएशन चेक करने के लिए जो कैलकुलेशन की जाती है उसे क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। यानी कि अगर एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है वाई भी कम हो रहा है, या वाइस वर्सा सिचुएशन, एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई डिक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है, किस तरह का दो वेरिएबल में रिलेशन है उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन। यानी कि अगर आपको चेक करना है वेरिएशन, आपको चेक करना है डेविएशन, यू शुड गो फॉर वेरियस टूल्स ऑफ डिस्पर्जन।
जैसे कि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन काउंट किया है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको चेक करना है कि डेटा सिमेट्री है या अनसिमेट्री है तो स्क्यूनेस की हेल्प से कैलकुलेट करिए। आपको देखना है जो डायग्राम है वो हाई टेल है या लो टेल है, कैसा कर्व फॉर्म्ड होगा, तो कुर्टोसिस यूज करिए। दो वेरिएबल में कैसा एसोसिएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाईली कोरिलेटेड है, मतलब एक के चेंज से दूसरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक में चेंज होने से दूसरे पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, या उनमें कोई रिलेशन नहीं है, एक चेंज होने से दूसरे पे कोई रिलेशन नहीं पड़ेगा। ऐसी चीज़ें कैलकुलेट किससे होती है, कोरिलेशन से। आई होप ये सबको क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें साइड बाय साइड इनको लिख लिया करो। कई चीज़ें ऐसी होती है जब क्वेश्चन पढ़ाया जाता है तभी दिमाग में आती है, जब इन जनरल थ्योरी हम करते हैं उस टाइम दिमाग में नहीं आती। क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे नए ऑप्शन भी निकल के आते हैं। ए पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय, पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न हो, बट इट मस्ट बी अ एग्रीमेंट। लेकिन दोनों हो सकते, जरूरी नहीं है रिटर्न हो। रिटर्न है तो एक बेटर सिचुएशन है, आप बहुत सारी सिचुएशन में कोर्ट केस कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर या फिर एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर, बट एग्रीमेंट रिटर्न एंड ओरल दोनों हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रे, कंपनी प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर अमंग पार्टनर इन। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कैपिटल प्रॉफिट होता है, भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कैपिटल प्रॉफिट हो या कोई भी प्रॉफिट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर कोई भी एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में नहीं होता है तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल नहीं लिखेंगे, यही तो बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें आपको वर्ड इक्वल नहीं लिखना है, इक्वल भाई कुछ भी हो। हाँ जी बोलिए। वो बेटा इन जनरल होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के अब्सेंस में इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन अगर आपको एमसीक्यू में इक्वल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चूज करना पड़े, गो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनडायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही क्या हो जाएगा, इक्वल रेशो। यानी कि आप किसी सिचुएशन के लिए कोई अलग चीज नहीं बना रहे हो, जो एक्चुअल में उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, जो कि क्या था, इक्वल था, उसी को हम यूज करते हैं। एमसीक्यू में यही तो खेल खेलते हैं वो, इनडायरेक्टली मतलब इक्वली है, लेकिन अगर आपको इक्वल रेशो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से एक चीज चूज करनी हो तो यू शुड गो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन दिस सिचुएशन, यही करेक्ट होगा। इन जनरल जब हम पढ़ते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, कि कुछ चीजें हम इन जनरल पढ़ते हैं लेकिन एमसीक्यू में हमें कई बार कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। तो कायदे से दोनों आंसर होने चाहिए, लेकिन आप इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हो। जो अथॉरिटी है, जो बोर्ड है, जो भी पेपर बनाता है, हमेशा इस सिचुएशन में दैट पर्टिकुलर बोर्ड गो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इनडायरेक्टली जो कि क्या है, इक्वल रेशो ही है। क्लियर है ये बात? वो अभी तो कोई बात नहीं, अभी ये क्वेश्चन आएगा, मैं टेबल ए और टेबल एफ दोनों डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है ना।